आज भी उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनका बेटा जितना पढ़ने के बावजूद भी हाथ मजदूरी कर रहा है। हलवा समाज को जितनी भी सरकारें अभी आई हैं, इन्होंने सब दबाने का काम किया। पे जिस हिसाब से रोजगार होना चाहिए था वो रोजगार है नहीं और इनकम भी कम है। वो कैसा हो गया जिस पे हम निर्भर थे, सोसाइटी, सूद गिरनी, महामंडल, जो हमारा व्यवसाय था वही व्यवसाय हमारा बंद हो गया। बंद हो गए तो हम कंगाल पे लग गए। एकजुट से लोग रहे तो हलवा समाज की समस्या दूर हो सकती है। समाज के अंदर जो इसके पहले जो आंदोलन हुए हैं, आंदोलन का जो नेतृत्व किए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए, लेकिन जो भी सरकार आई ये सरकार ने कभी ध्यान नाही दिया। तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की कमीत कमी मुलांच्या आताचं भविष्य जो गेला तो गेला, पण मुलांच्या समोरच्या भविष्यासाठी तरी काहीतरी विचार केला पाहिजे समाजासाठी। नमस्कार, स्वागत है आपका चलते चलते इस कार्यक्रम में। चलते चलते का पहला एपिसोड आपने देखा कि पब्लिक ओपिनियन थी और एक तरह से राजनीति में परिवर्तन के मुद्दे पर हम देखते आ रहे हैं। इन दिनों अगर देखा जाएगा तो महाराष्ट्र राज्य में एक तरह से मराठा समाज के आंदोलन चल रहे हैं आरक्षण को लेकर। वही दूसरी ओर अभी हाल ही में नागपुर में ओबीसी समाज ने भी कहीं न कहीं आंदोलन शुरू कर दिए। उनका भूख हड़ताल शुरू हो गई है संविधान चौक पर। ओबीसी समाज को लगता है कि मराठा समाज को ओबीसी समाज के जो परसेंटेज है उसमें कहीं सम्मिलित ना कर दे, इसके कारण उनके आंदोलन संविधान चौक पर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि दो समाजों की बातें जब हो रही है तो एक तीसरा समाज भी नागपुर में रहता है जिसे हलबा समाज कहा जाता है, बुनकर समाज कहा जाता है। इस बुनकर समाज के ही एरिया में मैं हूँ इस वक्त। आप देख सकते हैं तंग गलियाँ हैं जहाँ टिमकी के गलियाँ बोला जाता है और ये मध्य नागपुर का इलाका आता है। गोलीबार चौक, टिमकी, भानखेड़ा और बाकी की चीज़ें मोमिनपुरा को देखते हुए यहाँ पर हलबा समाज के और बुनकर समाज के 90% लोग रहते हैं। मतलब अगर देखा जाएगा तो हम आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये मध्य नागपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ से गडकरी साहब का वोट बैंक आता है, गडकरी साहब का वाड़ा आता है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है, देश की राजनीति इन दिनों जिसके इर्द गिर्द घूमते हैं वो आरएसएस हेडक्वार्टर आता है। तो ऐसे में 90% जो जनता है वो यहाँ पर हलबा समाज की रहती है। और हलबा समाज इन दिनों जातीय वैधता प्रमाण पत्र से कहीं न कहीं जूझ रहा है, उनके समाज की नौकरियां जा रही है। इस समाज के इतिहास के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज चलते चलते में हमारे साथ हमारी मेहमान है हलबा समाज की ही नेता नंदाताई पराते, जो खुद अभी कांग्रेस की महासचिव है और आदिम के तहत इन्होंने काफ़ी आंदोलन खड़े किए। तो हलबा समाज पर भी बात करेंगे, साथ में टिमकी में जो कि बुनकर समाज की जो हालात है और जिस तरह से हाल जो हुए, क्योंकि यहाँ के विकास की भी बात करनी पड़ेगी, उस पर भी बात करनी। ताई चलिए ताई, आपका चलते चलते में बहुत बहुत स्वागत है। ताई, क्या कहेंगे हलबा समाज की जो हालात जो है, क्या कहेंगे उन सारी चीज़ों को? हलवा समाज की जो परिस्थिति थी पहले 30-40 साल पहले, तो उनका एक खुद का एक व्यवसाय था, विनकरी व्यवसाय। उस व्यवसाय में उनको बहुत सा मतलब अच्छा पैसा मिलता था। धीरे धीरे और सरकार ने पैसा कम कर दिया, उनका व्यवसाय कम होने लगा, उनको सब्सिडी नहीं मिलने लगी और वो फिर दूसरे व्यवसाय की तरफ जाने लगे। हलबा समाज का ऐसा था कि हलबा समाज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में कास्ट सर्टिफिकेट दिया था। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो हमको हलवा के नाम से मिलता था वो एसटी का था, पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट हलवा को 1980 से कास्ट सर्टिफिकेट देना ही बंद कर दिया। और आज परिस्थिति ये है कि हलवा समाज को एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं मिलता। आज हमारे बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े हैं, प्राइवेटाइजेशन में तो वो चले जाते हैं, पर उनको कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलने के कारण उनकी जो परिस्थिति है, तो जो एजुकेटेड लड़का है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, वो भी आज हाथ ठेला चला रहा है, दुकान में काम कर रहा है, ई मैक्सी चला रहा है। आज की जो समाज की परिस्थिति है बहुत ख़राब परिस्थिति है। अगर अपन देखें राजकारण में तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे शुरू था कि गडकरी साहब ने हम सबको बुलाया था कि बोले आपका प्रश्न बहुत संगीन है, आपको हम कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। और 2014 में गडकरी साहब ने हमें आश्वासित किया था कि हम
तुमको कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। और अगर तुम बीजेपी की सरकार आ गई तो कास्ट सर्टिफिकेट तुमको एसटी की मिलेगी करके। आज परिस्थिति ऐसी है कि 9 साल से आज बीजेपी की सरकार स्टेट में है, आज बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है। 9 साल से आज जब स्टेट में है, सेंट्रल में है, और गडकरी साहब जो नागपुर के और दिल्ली के सबसे अच्छे बड़े नेताओं में से माने जाते हैं, आज जब हम उनके पास जाते हैं तो वो भी हमारा काम नहीं कर रहे। ये मतलब शोकांतिका है हलबा समाज की कि जिस बीजेपी सरकार पे और गडकरी साहब पे, जिस बीजेपी सरकार पे हमने विश्वास रखा और उन्होंने हमको आश्वासित किया, आज वो सरकार हमें न्याय नहीं दे पा रही है। तो अगर मध्य नागपुर की अगर बात की जाएगी तो हलबा बहुल इलाका आता है, 90% लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। हलबा समाज की अगर इतिहास की अगर बात की जाएगी तो हमारा जो व्यवसाय था वो बुनकर समाज का था। एक ज़माने में कई रुतबा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण आया, लोगों का पलायन होने लग गया, ठीक है, और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को देखा गया कि लोग सर्विस के तरफ जाते गए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लगने के बाद में अभी उन पर भी संकट निर्माण हुआ है। ऐसे आप खुद इस जाति के नेता हो, आपके पास ऐसे कितने लोग आते हैं जिनकी सर्विस जारी या फिर सामाजिक तौर पर आपकी मदद चाहते हैं? 19 संविधान जब से लागू हुआ तब से हलबा समाज की कास्ट सर्टिफिकेट हमको मिलने लगी। और विदर्भ जो था ये सीपी एंड बेरार में आता था। महाराष्ट्र की निर्मित 1960 में हुई, तो 1960 में जब महाराष्ट्र की निर्मित हुई उसके बाद भी हलबा समाज को जाति का दाखला मिलता था, पर 1980 से बिल्कुल जाति का दाखला मिलना बंद हो गया। तो जो आरक्षण था हमारा, वो आरक्षण धीरे धीरे कम होने लगा। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिली, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिली तो लोगों ने क्या किया, जो लोग मतलब पहले से जो नौकरी पे थे, मतलब जिनको कास्ट सर्टिफिकेट 80 के पहले मिल चुका था, वो जो बड़ी बड़ी नौकरी पे थे उनके बच्चे तो पढ़ गए, पर जो इंसान हाथ मजूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, आज भी उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनका बेटा जितना पढ़ने के बावजूद भी हाथ मजूरी कर रहा है। उनकी इतनी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे को पुणे भेज सके, मुंबई भेज सके और वहाँ पे पढ़ा सके। तो आज पढ़े लिखे बच्चे भी उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण उन पे अन्याय हो रहा है। वो आज इसी एरिया में है और बहुत मतलब रिक्शा चला रहे, दुकान में जा रहे कपड़े के, कोई क्या बोलता तो ठेला चला रहा है, कोई भजे की दुकान लगा के है, मतलब वो अपने परिस्थिति के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। मतलब इस समाज की समस्या के तरफ किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि उस पार्श्वभूमि पर हम बात कर रहे हैं जहाँ मराठा समाज और ओबीसी समाज के आंदोलन चल रहे हैं। हलबा समाज हमेशा आंदोलन करने में सक्रिय रहा है। अभी 80 से बहुत आंदोलन इस समाज ने किए हैं और 2017 में भी हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसमें कम से कम 5 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो आंदोलन मतलब गडकरी साहब ने और देवेंद्र साहब तब मुख्यमंत्री थे, तो देवेंद्र साहब ने हमें आश्वासित किया था कि तुमको 2 महीने में कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी इशू की जाएंगी और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो हम ख़त्म करेंगे। पर इतना बड़ा आंदोलन ले जाने के बाद भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज परिस्थिति ऐसी है कि लोग आंदोलन करना चाहते हैं पर सरकार हमारे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हलबा समाज के विकास की अगर बात की जाएगी तो मध्य नागपुर में आपका काफ़ी राजनीतिक कार्य रहा है कि किस विकास की अब तक 10 सालों में हो जाने को ना था जो हुआ नहीं? हलबा समाज एक लड़वैया समाज है और हलबा समाज की ताकत राजकारण में बहुत बड़ी थी। जिस पलड़े पे हलबा समाज बैठ जाए उस पलड़े उसकी सरकार आती है। अगर हलबा समाज कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस की सरकार आती थी और आज जब हलबा समाज बीजेपी के साथ है तो आज बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आती है। विदर्भ में हलबा समाज 20 आमदार चुन के तो नहीं ला सकता पर 40 आमदार गिराने की ताकत इस हलबा समाज में है। आम लोग भी उनसे भी बात करते हैं। काका आपका नाम बताइए। गोपीचंद लिमजे। निमजे जी, हलबा समाज की यहाँ पे 90% लोग रहते हैं। किस तरह का विकास हुआ है मध्य नागपुर का? ये तो मैं इसकी जानकारी नहीं रखता। मैं आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो लोग कहना नहीं चाह रहे। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाऊ क्या कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ का विकास होना था क्या हो पाया?
यहाँ का कोई विकास नहीं हो रहा है। 15 साल आमदार साहब है हमारे विकास कुमार है, पर उनका कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे काफ़ी कुछ समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे अच्छे नए पीढ़ी को भी यहाँ पे कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा है। पहले तो गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस के ज़माने में, इन्होंने भरपूर स्कीम निकाले थे और नए नए युवा पीढ़ी को रोज़गार देते थे। पर आज जब से ये मोदी सरकार आई है, ये यहाँ सब प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं और प्राइवेटाइज़ होने के बाद में भी यहाँ पे जिस हिसाब से रोज़गार होना चाहिए था वो रोज़गार है नहीं, और इनकम भी कम है और सैलरी भी कम है। इस हिसाब से जो दिन जो खर्चा था लोगों का वो बढ़ गया है और इनकम कम है। उसके वजह से बहुत सी जो दिक्कतें हो रही है ये इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि यहाँ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बस इतना ही बोलूँगा मैं। और कुछ लोग हैं हमारे साथ में। हलबा समाज का जो विकास होना चाहिए था, 90% लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या हो पाया है? और अगर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या उसकी वजह है? हलबा समाज का विकास ये काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है, और नहीं हुआ है इसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता है कि हलबा समाज खुलकर जानना चाहेंगे क्योंकि आज आपके क्षेत्र में होते हुए हैं। हलबा समाज को जितनी भी सरकारें अभी आई हैं, इन्होंने सब दबाने का काम किए। एक समाज को अगर उनका स्तर ऊंचा करना है तो उसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है, और हलबा समाज को जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने आज तक के आरक्षण के बदौलत दबा के रखा। हलबा समाज को जो जगह चाहिए वो जगह आज तक के दिया नहीं। हलबा समाज का आरक्षण ये एसटी कैटेगरी से आता है, बट उसके लिए भी इन्होंने कोई तौर तरीके रखे नहीं है। आज कास्ट सर्टिफिकेट आपके कुछ प्रयास नहीं रहे क्योंकि लोगों की सर्विसेज जा रही है या कुछ जा रहे हैं, नेता लोगों के पास गए, क्या आश्वासन मिला? नेता देखिए, साधारण जनता, साधारण युवक अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते रहे। हमारे काफ़ी सारे मोर्चे निकले, बट हमें सिर्फ हलबा समाज के नाम पे एक आश्वासन ही दिया गया। अब जो आप बोल रहे हैं कि जो सर्विसेज जा रही है, वो सर्विसेज क्यों जा रही है ये तो सभी को पता है, बट उसके ऊपर जो सरकारें हैं वो कोई भी रास्ता निकालना नहीं चाहती। अब सरकारें हैं, मंत्री हैं, उनके घर का कुछ नहीं जा रहा। एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति अगर चले जाता है तो वो दूसरे को हायर कर लेंगे, बट इसके पीछे समाज का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। समाज के अगर विकास की बात अगर की जाएगी हलबा समाज के, तो कितना विकास हुआ है? जिस एरिया में हमारा 90% समाज यहाँ पे रहता है। नहीं, वो तो हलबा समाज का कुछ विकास ही नहीं हुआ अभी तो। जब से अपना देखो हमारी सोसाइटी थी, सुदगिरनी वगैरह थी, पूरी की पूरी इन्होंने बेच के सब उसको बिल्डर को दे के पूरा उसका नील कर दिया, और जो कुछ बची है ज़मीन वो और किसी को बेच रहे। और उसके बाद में रही हमारी सोसाइटी थी VCW करके, वो भी इन्होंने बंद करके, सरकार ने बंद करके रख दिए। वहाँ पर भी उनका जो पैसा मिलना था, जो जिसका उसका रुका था, उनको ही पैसा अभी तक मिला नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो समाज एक समय में धन संपन्न था, कई सारे बुनकर इस समाज में काम करते थे, इनकी कारीगरी अलग थी, उस समाज का पतन क्यों होने लग गया? वो कैसा हो गया, जिस पे हम निर्भर थे, सोसाइटी, सुदगिरनी, महामंडल, जो हमारा व्यवसाय था वही व्यवसाय हमारा बंद हो गया। हम कंगाल पे लग गए, उसी कारण हमारा पतन हो गया। सर्विसेज जो लगी थी, कितने लोग परेशान हैं? आपके फैमिली के कोई होंगे? नहीं, परेशानी सर्विस में थी भी, है भी। एक ऐसा है, जो गवर्नमेंट आती है वो परेशानी करती है, उसमें कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और ऊपर से क्या जो लगा उसके लिविंग थी ना, उस पर जो लिखा था उसमें उन्होंने सर्विस देना, बाद में विषय होना ही नहीं था। फिर से बात करेंगे, आप आगे आइए। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्या लगता है कि सरकार ने ही पतन किया इस समाज का? कह सकते हैं कि सरकार अगर ध्यान देती तो हलबा समाज इतना पीछे नहीं जाता। आज हलबा समाज के बच्चे भी मतलब गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, अच्छे पदों पे होते हैं, पर बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने हमको आश्वासित करके
हमारा मतलब ऐसा बोलो कि हलवा समाज से सब कुछ लूट लिया। गडकरी साहब के पास आप गए होंगे निवेदन देकर, क्या आश्वासन मिला था और अब क्या? 2014 में हम गडकरी साहब से मिले। गडकरी साहब ने ये शब्द दिया था हमें कि अगर बीजेपी की सरकार चुन के आती है तो हलवा समाज का प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व हो जाएगा करके। पर जब बीजेपी की सरकार चुन के आई स्टेट में भी और इसमें भी सेंट्रल में, तो उन्होंने फिर हमें बुलाना शुरू किया। हम हर 1 महीने में उनसे जाके मिलते थे कि सर अभी हमारा काम कर दो। सारे प्रूफ्स हमारे पास थे, सब जीआर हमारे पास थे। हमें एक ही अमेंडमेंट चाहिए था कि जो विदर्भ में हलवा समाज है उन्होंने विनकरी का व्यवसाय किया, उन्हें कोष्ठी करके जाना जाता है, पर उनकी जो जमात है वो हलवा है। बस वो एक छोटा सा अमेंडमेंट हमें करवाना था सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि हलवा समाज को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता और सारे बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी मिलती। एक विधायक है हमारे मध्य नागपुर के, क्या उनके तरफ आपने निवेदन नहीं दिया और उनका किस तरह से रुख रहा? हमारे समाज का एक ही विधायक है जो हमारे समाज की मतलब जो हमारे समाज को लेके चलना चाहिए, ऐसा सबकी इच्छा है। पर विधायक जो है वो अपने इससे काम करते होंगे, मुझे तो पता नहीं वो क्या करते हैं। कोशिश जारी है उनकी। और भी लोग हैं। काका आपसे बात करना चाहेंगे, हलवा समाज का विकास क्यों नहीं हो पाया अगर बात की जाएगी, जब मराठा समाज और ओबीसी समाज के आरक्षण की यहाँ पे बात चल रही है, क्या कहें? सर हलवा समाज के एकजुट से लोग नहीं रहती, चाहे कांग्रेस पक्ष रहो या बीजेपी रहो, एकजुट से लोग रहे तो हलवा समाज की समस्या दूर हो सकती है। नेतृत्व आमरण उपोषण सब कर चुके हैं, 30 साल से समस्या दूर नहीं हो रही। कितने आंदोलन खड़े किए? बहुत से आंदोलन था, गांधी बाग में हुए, यहाँ हुए, गोलीबार चौक पे हुए, आंदोलन किए। बस इतना समस्या दूर नहीं। क्या कहेंगे कि आप युवा है और हलवा समाज की जिस तरह से अभी यहाँ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, युवाओं बेरोजगार है हलवा समाज के, कई लड़के जो है, लड़कियाँ भी, औरतें गांधी बाग इतवारी क्षेत्र में 3000 5000 इसमें काम कर रहे हैं। बहुत दुर्दैवी हालत है इस समाज की। और इसका कारण, मुख्य कारण अगर देखा जाए तो समाज के अंदर जो इसके पहले जो आंदोलन हुए हैं, आंदोलन का जो नेतृत्व किए इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन जो भी सरकार आई, ये सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया हमारी तरफ। लाखों की संख्या में इसके पहले आंदोलन हुए हैं, लेकिन उसका कोई नेतृत्व करने वाला जो अभी जो 3 टर्म से अभी यहाँ पे आमदार जी है, उन्होंने कोई भी विषय को उपस्थित नहीं किया विधानसभा के अंदर। ये खंत की बात है। ऐसे ही करते करते अगर हमारे समाज का ही आमदार हमारा विषय अगर नहीं रखते हुए तो कैसा हो सकेगा? नहीं, लेकिन उन्होंने विषय रखे, क्या ऊपर से कोई दबाव लगता है? हाँ, दबाव है, पार्टी का दबाव है उनके ऊपर, और उस कारण से वो कर नहीं पा रहे हैं। कितने लोगों की सर्विसेज पर गाज आई है यहाँ पे तो समझ लो लाखों लोग होंगे पूरे विदर्भ में और पूरे महाराष्ट्र में, और बाहर भी है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ लोग हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है, कुछ स्टेट में भी है, उनका भी है। ये समस्याएं सब तरफ है, ऐसा मुझे लग रहा है। ताई दबाव में है कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक, ऐसा लोगों का कहना है, आप क्या कहेंगे? लोगों ने जब विधायक करके चुन के दिया है और लोगों ने जब उस पर विश्वास डाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने समाज में मतलब वो प्रश्न उठाना चाहिए। आज समाज उसको एक मतलब हमारा नेता करके हम उनके तरफ देखते हैं, तो समाज की जो भी समस्या है उन्होंने वो पार्टी में और विधानसभा में रखनी चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। आने वाले दिनों में चुनाव है, नेता यहाँ से कहीं न कहीं लोग नाराज है नेता पर, क्या कहेंगे? आप भी एक पार्टी को मतलब ज्वाइन कर चुकी है, क्या करें? लोगों का विश्वास जिस पे होगा, लोग उस पे आगे उसको चुन के लाएंगे। लोगों का क्या व्यू रहेगा इलेक्शन में वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, और लोग जिस पर विश्वास डालेंगे, जिसको टिकट मिलेगा, लोग जिस पे विश्वास डालेंगे उसको चुन के लेके आएंगे। आदिम छोड़कर कुछ लोगों से जब हमने बात की तो नंदा साई पर भी सवाल उठे हैं कि उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। एक्चुअली मैं आदिम करके एक जो मेरा संगठन था, मैं उसमें 22 साल से काम कर रही हूँ,
और जब मैंने देखा कि 2014 में मैंने गडकरी साहब को बोला था कि सर हमारा समाज का एक प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दीजिए तो हम आपको साथ देंगे। और गडकरी साहब ने हमें वचन दिया था कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। आज 9 साल हो गए, 5 साल हो गए थे, मैं उनके पीछे मतलब 1 महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में, जैसे जैसे हमको दिल्ली बुलाते थे, हम दिल्ली मुंबई उनके पास जाते थे, अपना प्रॉब्लम लेके उनको सब GR दिखाया, उनको पूरा अमेंडमेंट का नोट दिया। सब देने के बावजूद भी जब 5 साल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि आदिम के माध्यम से तो मैं लड़ रही हूँ, पर बड़े झाड़ के नीचे अगर छोटा झाड़ रहता है तो वो पनपा नहीं जाता, वो मर जाता है। इसलिए मैंने आदिम को बंद नहीं किया। आज भी मैं आदिम नेता करके ही लोग मुझे जानते हैं, पर मैंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस करके जिसकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी। गांधी जी की विचारधारा है, उसमें बाबा साहब की विचारधारा है, भगवान बिरसा मुंडा की विचारधारा है। ये विचारधारा को लेके ही मैं कांग्रेस में आई और कांग्रेस की जो विचारधारा है इंदिरा गांधी, वो न्याय देने की विचारधारा है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आदिम को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया। अगर कल मैं आमदार बनती हूँ तो मेरा प्रश्न मैं लेके विधानसभा में जा पाऊंगी, क्योंकि आदिम के माध्यम से मैं विधानसभा नहीं जा पा रही थी। भले ही लोग मेरे साथ थे, पर इलेक्शंस में कैसा होता है, इलेक्शन पैसे से चलता है। इलेक्शन में फिर जितने भी समाज के लोग हैं वो अपनी अपनी पार्टियों का काम करते हैं। समाज के साथ भले ही वो 5 साल रहते हैं, पर इलेक्शन के वक्त आया कि वो अपनी अपनी पार्टी देखते हैं। तो मैंने जब देखा कि ये लोग सब अपनी अपनी पार्टी में जाते हैं, तो कांग्रेस ही एक ऐसा पक्ष है जो इस समाज को शायद न्याय दे सकता है, और इसलिए मैं कांग्रेस पक्ष में आई। और देखा मैंने कि नाना भाऊ गावंडे साहब, नाना भाऊ पटोले साहब जो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने मिला, वो हमारे साथ है। मैं जब कांग्रेस में मैंने प्रवेश किया तो मैंने अपना प्रॉब्लम राहुल जी से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया डिस्कशन के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर अपनी सरकार आती है तो अपन हलबा समाज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। वासनिक साहब से मैंने बात की, गहलोत साहब से मैंने बात की, और उन्होंने सबने मुझे सक्रिय मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इसलिए मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा। पर सबसे पहले मेरा प्रश्न तो गडकरी साहब के पास ही लेके गई थी, जो नागपुर में पले बड़े हैं, उनको हलबा समाज के पूरा अभ्यास है। उन्होंने हलबा समाज को करीब से देखा है। हलबा समाज असली है कि नकली है वो सब जानने के बाद भी अगर वो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करते, तो इसलिए मुझे फिर कांग्रेस में जाना पड़ा। एक अंतिम सवाल, ये लड़ाई हलबा समाज के लिए अंत तक जारी रहेगी? हाँ, जब तक इस समाज को न्याय नहीं मिलता तब तक मैं आदिम के माध्यम से ये कह सकती हूँ कि ये लड़ाई मैं अंत तक लड़ूंगी। क्या बोलते, विश्वनाथ आसई साहब आज हमारे साथ लड़ रहे हैं, नानकर साहब लड़ रहे हैं हमारे साथ, पखाले साहब लड़ रहे हैं। आज बहुत से कांग्रेस के बहुत से आदिम के नेता है जो बड़े मतलब जो 80 के दशक से लड़ रहे हैं समाज के लिए। प्रकाश निमजे साहब है। तो ये सब आदिम हलवा समाज के लड़ रहे हैं, और उन्होंने वो आज 80 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के। जब उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी तो मैं तो छोटी हूँ उनसे, मैं कैसे अपनी हिम्मत हार सकती हूँ। तो ये जो लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। हलबा समाज को देखते हुए अगर बात की जाएगी तो ये मुद्दा इसलिए उजागर हमने किया क्योंकि हलबा समाज की जो समस्या है उसका निराकरण किसी ने किया नहीं। हालांकि आश्वासन काफ़ी दिए गए, यहाँ से विधायक आते हैं हलबा समाज के। गडकरी साहब कद्दावर नेता है, काफ़ी बड़े नेता है। सेंट्रल और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बावजूद इसके हलबा समाज के साथ अन्याय होता है, उनको वैलिडिटी नहीं दी जाती, उनको जातीय वैधता सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल निर्माण होने वाला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी बात को देखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर हमने रखी। चलते चलते में बात हो रही थी नंदाताई पराते से। हालांकि सरकार और बाकी की चीज़ों पर कहीं न कहीं सवाल हमेशा उठते रहे, लेकिन मध्य नागपुर से आज बात जो हो रही थी वो हलबा समाज की हो रही थी। लोगों की राय रखी और हलबा का जो व्यवसाय था उन सारी चीज़ों को रखते हुए बाकी की चीज़ें हमने रखी। तो चलते चलते में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज भी उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनका बेटा जितना पढ़ने के बावजूद भी हाथ मजूरी कर रहा है। हलबा समाज को
जितनी भी सरकारें अभी आई हैं, इन्होंने सब दबाने का काम किया। पे जिस हिसाब से रोजगार होना चाहिए था वो रोजगार है नहीं और इनकम भी कम है। वो कैसा हो गया कि जिस पे हम निर्भर थे, सोसाइटी, सूद गिरनी, महामंडल, जो हमारा व्यवसाय था वही व्यवसाय हमारा बंद हो गया। बंद हो गए तो हम कंगाल पे लग गए। एकजुट से लोग रहे तो हलवा समाज की समस्या दूर हो सकती है। तो समाज के अंदर जो इसके पहले जो आंदोलन हुए हैं, आंदोलन का जो नेतृत्व किए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए, लेकिन जो भी सरकार आई ये सरकार ने कभी ध्यान नाही दिया। तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की कमीत कमी मुलांच्या आताचं भविष्य जो गेला तो गेला, पण मुलांच्या समोरच्या भविष्यासाठी तरी काहीतरी विचार केला पाहिजे समाजासाठी।